सादर नमस्ते। श्री ओम प्रकाश मिश्र जी ने जिस शांति पाठ की बात अपने व्याख्यान के उद्बोधन के आखिर में की, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता था। ओम ज्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, सा माँ शांतिरेधि। शांतिरेव शांति। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में, मन में और जगत के हो कन कन में, शांति शांति शांति। वैदिक कालीन यह ऋषि अपने इस सूक्त में सबकी शांति की कामना कर रहा है। यह ऋचा वैदिकीय साहित्य और समाज की पर्यावरण के प्रति चिंता का सहज आख्यान है। हमारे यहाँ हर अनुष्ठान इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ होता है। साहित्य, समाज और पर्यावरण पर बात करते हुए मैं वर्तमान साहित्य में साहित्य की सबसे प्रमुख विधा उपन्यास के कुछ रचनाओं को लेकर के अपनी बात करूंगा। यद्यपि कल और आज कार्यशाला के दोनों दिनों में साहित्य पर बहुत सारी बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आधुनिक साहित्य पर बातचीत बहुत कम हुई है, लगभग ना के बराबर। आज अगर संचालक डॉक्टर राम मलखान सिंह ने कुछ कविताओं का पाठ न किया होता तो मैं कह सकता हूं कि आधुनिक साहित्य से अभी किसी भी चीज़ को छुआ नहीं गया था। चूँकि साहित्य, समाज और पर्यावरण को विषय बनाया गया है तो मैं एकदम वर्तमान समय में सन 2015 में प्रकाशित काशीनाथ सिंह का उपन्यास है उपसंहार, उससे अपनी बात शुरू करूंगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में काशीनाथ सिंह का यह आख्यान परक उपन्यास उपसंहार उत्तर महाभारत की कृष्ण कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका लौट रहे हैं और महाभारत में आप लोगों ने ये चीज़ जानी है कि कौरवों और पांडवों के पक्ष में कौन किसके साथ होगा। उसमें कृष्ण पांडवों के साथ हैं और उनकी सेना कौरवों के साथ रहती है। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटते हैं तो द्वारका लौटने के बाद तोरण द्वार से तूर्यनाद होता है, दिग दिगंत से गूंज रहा है कि विष्णु के अवतार वसुदेव नंदन जनार्दन द्वारकाधीश श्री कृष्ण, ये सब विशेषण हैं उनके। उपसंहार में श्री कृष्ण को काशीनाथ सिंह ने एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। भगवान तो उनको बाद में लोग बना देते हैं। जब वो लौटते हैं तो उनको इन विशेषणों से नवाजा जाता है, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा होती है। और जब श्री कृष्ण लौट रहे हैं तो उसके साथ साथ लोगों में इस बात की उत्सुकता तो है ही कि हमारा ईश्वर हो गया, हमारा भगवान हो गया, श्री कृष्ण हमारा नायक वापस लौट रहा है। उसके साथ बहुत सारे लोगों की यह भी आकांक्षा है कि हमारे यहाँ से सेना में लड़ने जो लोग गए थे उनमें से कौन कौन लौट रहा है। और बहुत निराशा होती है जब महिलाएं जिनके मांग का सिंदूर धुल चुका है, बच्चे जिनके बाप उस युद्ध में मारे जा चुके हैं, माएँ जिनके बेटे उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, वो लोग करुण क्रंदन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण को यह दृश्य बहुत हृदय विदारक लगता है। उन्हें बहुत खराब लगती है यह चीज़ कि वह लौट रहे हैं जीत करके और उनको लगे हाथ यह भी दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं जब वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की बात करते हुए इस उपन्यास को याद कर रहा हूँ तो इस उपन्यास के अपने उत्तर काल में, उत्तर हिस्से में द्वारका के बहुत विकसित होने को चित्रित किया गया है। और श्री कृष्ण के देख रेख में द्वारका भौतिक सुख संसाधनों के साथ बहुत
बहुत उन्नति करती है, जिसे तथाकथित विकास हम कह रहे हैं, वह विकास कर लेती है। और ऐसा करते हुए जब श्री कृष्ण देखते हैं कि हो क्या रहा है, उच्छृंखलता बढ़ गई है। बहुत सारी ऐसी युवतियां जो युद्ध के बाद अनाथ हो गई हैं, वो कहाँ रहें, श्री कृष्ण ने उनको द्वारका में जगह दी है, तो वह द्वारका में रह रही और उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ जा रही हैं। पहली बार द्वारका में ऐसा होता है कि किसी स्त्री का अपहरण तो होता है, पहले अपहरण होते थे लेकिन गंधर्व विवाह हो जाया करते थे, प्रेम के वश हुआ करते थे, लेकिन यहाँ दुराचार होता है। और इस तथाकथित विकास वाले मॉडल में श्री कृष्ण इतने बड़े भगवान होने के बावजूद, इतने बड़े नियंता होने के बावजूद बेहद हताश हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें। और फिर आप जानते हैं कि प्रभास तीर्थ में उनको जाना पड़ता है, और प्रभास तीर्थ में किस तरह से यादवों का कुल आपस में लड़ करके नष्ट हो जाता है, और श्री कृष्ण को भी एक बहेलिये द्वारा मार दिया जाता है। अंततः हमको यही पहुंचना है। एक जगत नियंता किस्म का व्यक्ति भी, उसके भी हाथ से यह चीज़ निकल जाने वाली है, अगर हमने जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं, समावेशी विकास कह रहे हैं, अगर हमने इसे स्वीकार नहीं किया, अगर हमने इसे पाया नहीं। और जब मैं यह उपन्यास पढ़ने के बाद आपको दूसरे उपन्यास की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वह है 1977 में प्रकाशित हुआ विवेकी राय का उपन्यास लोकऋण। लोकऋण एक बहुत पतला सा छोटा सा उपन्यास है। विवेकी राय को यश भारती सम्मान मिला था और बीते दिन उनका निधन हुआ। उनका एक उपन्यास है लोकऋण। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, यह ऋण हमने सुने हैं। मातृ ऋण वो पितृ ऋण में शामिल है। इस वजन पर उन्होंने लोक ऋण की कल्पना की है। और गाजीपुर के थे, मूलतः गांव के थे, तो उन्होंने इस उपन्यास में एक संकल्पना यह रखी कि जिस लोक से, जिस परिक्षेत्र से, जिस मिट्टी से, पानी से, हवा से हमने अपने आप को बड़ा किया है, पालित पोषित किया है, इतना ऊंचा उठाया है, उसको हम लौटा क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं। अपने गांव से निकले, शहर में आकर के धक्का मुक्की करके जगह बना करके रहने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ में हिस्सा बन गए हैं। हम में से अधिकांश लोग, मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, अधिकांश लोग इस फिराक में लगे रहते हैं कि गांव से निकल गए, फिर गांव लौट के जाना ना पड़े। गांव लौट के जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। विवेकी राय का उपन्यास लोक ऋण गांव लौटने को आपको प्रेरित करता है। उसका नायक है गिरीश, और वह गिरीश वापस लौटता है। वह इसी इलाहाबाद में अध्यापन का काम करता है, और फिर वापस उपन्यास के आखिर में वह वापस लौटता है ताकि वह गांव में कुछ जो लाइब्रेरीज़ थीं, पुस्तकालय थे, बंद हो गए हैं, उनको शुरू कर सके। गांव के लोगों के बीच में जो आपसी साहचर्य का जीवन था उसे फिर से शुरू कर सके, लोगों के बीच में बातचीत फिर से आए, समरसता सहजता बढ़े, इसकी कोशिश शुरू कर सके। इसके लिए वह वापस लौटता है। और लोक ऋण उपन्यास तो बस इतने पर ख़त्म हो जाता है कि गिरीश गांव लौटने का फैसला करता है और वहाँ ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है। अब जब 1977 का यह उपन्यास जो गांधीवादी दर्शन को लेकर के चलता है और गांव वापस लौटने की बात करता है, मैं उसी के लगाए फिर 2014 में प्रकाशित असगर वजाहत के एक उपन्यास की और चर्चा करूंगा। असगर वजाहत ने वैसे जिस उपन्यास की मैं चर्चा कर रहा हूं, धरा आकुराई, उसमें उपन्यास त्रयी हैं, 3 उपन्यासों की एक सीरीज है। कैसी आगी लगाई, बरखा रचाई, धरा आकुराई। वो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आग लगाना, बरखा से उसे बुझाना और फिर नई जमीन तैयार करना, धरा आकुराई। और उसका नायक साजिद पढ़ने के दौरान अलीगढ़ रहता है, नौकरी देश
विदेश तक में जा कर के करता है और अपने उत्तर जीवन में वापस लौटता है अपने गांव चंदौली। चंदौली का एक क्षेत्र है उसमें कथा के प्लॉट में, और वह वापस लौटता है कि हमको वापस वहीं लौटना है। और जब वह वापस लौटता है तो क्या करता है, उसने गांव को पुनर्जीवित करने के लिए व्यवस्था पर से अपना विश्वास तो उसका हट गया है। उसको लगता है कि व्यवस्था में सभी लोग, होता क्या है कि व्यवस्था एक ऐसे लोगों का समुच्चय है जहां एक सत्ता आती है तो एक लोग आ जाते हैं, फिर दूसरी वो चली जाती है तो फिर दूसरे लोग खिसक के चले जाते हैं। वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय वाला दर्शन है कि पांत में बैठे हुए आखिरी आदमी को जगह मिलनी चाहिए, वो हो नहीं पाता, मुश्किल आती है। अभी तक का तो देखने में यही है। साजिद मियाँ वापस लौटते हैं और गांव को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, और पुनर्जीवित करने की कोशिशों में उनका है लोगों से संपर्क करना, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करना, एक विद्यालय स्थापित करना। उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जिसको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ और जिससे मैं अपनी बात अगली निकालूंगा, वह है ताज़े पानी के स्रोत की खोज। ताज़ा पानी, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस टर्म को ही भुला दिया है। ताज़ा पानी क्या है? बोतल में बंद पानी हम पी रहे हैं, किसी भी पानी को फिल्टर करके पी रहे हैं, उसमें ताज़ा वाला एहसास नहीं है। जब मैं छोटा था और हमारे घरों में, मेरे घर में हैंडपम्प भी नहीं था, हमको तकरीबन 300 मीटर दूर से जा कर के पानी ले आना होता था घर के उपयोग के लिए भी, और हम लोग बाल्टी उठाते थे। रोज़ सवेरे का हम लोगों का काम था उतनी दूर जा कर के कुएँ से पानी खींच करके घर ले आना, और भरने का काम रहता था बाकायदा। यह सवेरे का एक टास्क होता था कि तुमने आज पानी भरा कि नहीं भरा, क्योंकि घर में माँ चाची लोगों को स्नान ध्यान करने के लिए भी, भोजन पकाने के लिए भी, और घड़े में रख करके शाम तक के चलाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती थी, और हम कुएँ से उसे खींच करके ले आते थे। उसमें यह होता था कि सवेरे का पानी शाम को बासी हो जाता था, और शाम को भरा हुआ सवेरे बासी हो जाता था, और घड़े को हम लोग धुल करके गिरा देते थे, फिर से पानी उसमें भरा जाता था। वह होता था ताज़ा पानी, कुएं से निकाला हुआ नया नया। हम लोगों ने वह संकल्पना खो दी है, क्योंकि कुआं ही हमारे जीवन से ख़त्म हो गया। साजिद मियाँ अपने हवेली में बने हुए उस कुएं को फिर से साफ करा रहे हैं, और उस उपन्यास में जिक्र है कि 4 साल लग गए उनको उसको साफ कराने में। और आखिरी दृश्य तक भर में उनका जो नौकर है वो गिलास में पानी लेकर के आता है और लेकर के खड़ा होता है। इसका मतलब है कि साहब इसको चेक कर लीजिए कि ये पीने लायक हुआ है कि नहीं। साजिद मियाँ चेक करते हैं, कहते हैं नहीं अभी और साफ़ करते रहो। साफ़ करते रहने का मतलब कि रोज़ उससे पानी निकालते रहना है, उसे रोज़ उपयोग में ले आना है। मैं सोनभद्र में नौकरी करता हूँ, दुद्धी में। पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा कहना थोड़ा ज़्यादा है उसके लिए, वो आदिवासी इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र ने पहले सभा में कि आदिवासी इलाकों में लोगों को बीमारी नहीं है, वो दूर आदिवासी इलाका होगा जहाँ बीमारी नहीं है। सोनभद्र में पानी में आर्सेनिक की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा और लेड की मात्रा। अनुराग सर हमारे बीच में हैं, शक्तिनगर में आप अध्यापक हैं। हम लोगों से एक दिन बातचीत हुई संपर्क के दौरान, तो हमने इनसे इस बात की चर्चा की कि हमारे यहाँ 3 तत्व खतरनाक के लेवल से बहुत ऊपर उठ गए हैं, और सोनभद्र को हाईली क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ तो आदिवासी रहते हैं। कौन कर रहा है? हिंडाल्को, जिसने वहाँ पे एल्युमिनियम के शोधन का कारखाना रेणुकूट में लगा रखा है, और वह जब एल्युमिनियम का शोधन करता है तो एलईडी लेड छोड़ता है ज़मीन में ऐसे ही। उसका कोई उसको करना तो था नहीं, और वो छोड़ रहा है, और वो बहुत तेज़ी से वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में मिल गया है। लोगों के बाल
करली हो गए हैं, घुंघराले हो गए हैं, दांत, मैं खुद दांत की समस्या से वहाँ पीड़ित हो गया हूँ। 5-6 साल से नौकरी करते करते वहाँ के लोगों के दांत पीले पड़ गए हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, लोगों में पैरासिस, लकवा मारने की बीमारी, शरीर के टेढ़ा हो जाने की बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। और मैं ये बात अपने तरह ही नहीं कह रहा हूँ। स्वामी सानंद, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, ख़त्म कर रहा हूँ बात, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, उन्होंने वहाँ वनवासी सेवा आश्रम है, वहाँ जा कर के बाबा का नाम फिर से बोलिए, डॉक्टर जी.डी. अग्रवाल का नाम दोबारा से बोलिए। बाबा, हाँ, बाबा उसी नाम से जाने जाते हैं। बाबा स्वामी सानंद बोलते हैं, स्वामी सानंद, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, आपने वहाँ वनवासी सेवा आश्रम में गोविंदपुर में है, वहाँ वो काम कर रहे हैं रुक कर के इसी चीज़ पर। और BHU से भी सर रहते तो जानते, बहुत सारे वैज्ञानिकों का दल वहाँ जाता रहता है। पत्तियाँ वहाँ की पौधों की सिकुड़ रही हैं, बहुत पौधे हैं, जंगल बहुत हैं, लेकिन पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, क्योंकि वो तथाकथित विकास हासिल करने के लिए हमने वहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। प्लांट मतलब पौधे नहीं, जो संयंत्र जिसको कहते हैं वह हमने लगा रखे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं अपने इस मंच पर अपने जनपद की इस व्यथा को आपके सामने रख सका। हम लोगों में से कुछ लोग वापस लौटें, सच बता रहा हूं, वापस लौटें, और ये बड़ा कठिन काम है। मैं पानी के कुएं वाले स्रोत के बारे में बात कह के ख़त्म करूंगा। 3 साल से मैं दुद्धी में हूं, 3 साल पूरा हो गया मेरा। हमने दुद्धी के आसपास के इलाकों का दौरा किया। केवाल एक जगह है, वहाँ कुएं से पानी निकाल करके एक चाय वाला खाना बनाता, चाय पकौड़ी बनाता है, और कभी मुझे फुर्सत लगती है तो मैं मोटरसाइकिल उठाता हूँ, वहाँ सिर्फ कुएं का पानी पीने जाता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ के कुएं का पानी साफ़ सुथरा है। और उसके आसपास के इलाकों में मैंने 2-1 प्रधान लोगों से, मैं वहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप चलाता हूँ, तो मैं वहाँ के प्रधान लोगों से अक्सर कहता रहता हूँ, अधिकारियों से कहता रहता हूँ कि तालाबों के पुनर्जीवन के साथ साथ कुएं के पुनर्जीवन पर भी अपनी बात एक बार उठाने की कोशिश कीजिए। पानी थोड़ा ठीक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हैंडपम्प वाले से और संयंत्र के शोधन से, BHU के ही प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि फ्लोराइड कोई आरओ छान के बाहर नहीं कर सकता। कितना भी उन्नत तकनीक का फ्लोराइड माने आरओ हो, पानी साफ करने वाला संयंत्र हो, फ्लोराइड को नहीं हटा सकता, और हम वैसी को पी रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस पर भी विचार करें थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत राय। जमीनी हकीकत से रूबरू कराया आपने, साहित्य के माध्यम से अपने समाज का आईना दिखाया आपने, हमें एक नई दृष्टि दी, हमें एक नई प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।